तो 3 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। राजस्थान तेलंगाना में चुनावी पारा चरम पर है। आज राजस्थान के भरतपुर में पीएम मोदी ने नारा दिया 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंत्र। तो दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधियों को अल्टीमेटम दिया। तेलंगाना में मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जे को लेकर कांग्रेस और ओवैसी में ठनी है। सवाल यह कि 2023 के सेमीफाइनल में क्या 24 का एजेंडा और रणनीति सेट हो चुकी? मैंने सुना है कि यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो, उनके स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। तो चुनाव उसका सबसे अच्छा माध्यम। यहाँ पे तेलंगाना के प्रदेश में ओवैसी जी बीआरएस की मदद करते हैं और केंद्र में दिल्ली में बीजेपी की मदद बीआरएस करती है। तो इन तीनों की अच्छी सी मिली मदद है। अरे प्रियंका गांधी, ये हैदराबाद 3 मार की सरजमीन है, 3 मार की। यहाँ पे 3 मार जब शुरू हो जाता ना, तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। सियासी समर में किसकी लहर, किसका असर, कौन जादूगर? सनातन सधेगा, विकास जीतेगा। 23 के शेष समर में कौन सा मुद्दा 24 की बिसात पर चलेगा? स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान से तेलंगाना तक कांग्रेस का हाल कैसा है? सियासी पैंतरा कौन सा है? 2023 समर में कसी राजनीति में बात तूफानी है। कांग्रेस के जिगर में सत्ता से वनवास का तूफान है। तेलंगाना में ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के लूटने के डर से तूफानी हुए जा रहे हैं। राजस्थान में गहलोत के मन में तूफान उठ रहा है कि लोकतंत्र की जमीन पर उठ बैठेगा तो किस तरह। तो वहीं एक तूफान यूपी के सीएम योगी मरुधरा के चुनावी मंच से उठाते हैं। ये तो राम पर विश्वास ही नहीं करते जी। ये तो हमारे प्रभु राम पर ही और भगवान श्री कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा करते हैं। हमारे यहाँ संबोधन में ही राम राम हम कहते हैं। जन्म लेने के साथ राम और जन्म की यात्रा पूरी करने के बाद भी राम। राम के साथ ही हमने जीवन, हमारा जन्म और जीवन दोनों बराबर जुड़ा हुआ है। लेकिन ये कांग्रेसी हमारे अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का काम करते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो सनातन धर्मावलंबियों के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते हो, उनके स्वयं के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर दीजिए। तो चुनाव उसका सबसे अच्छा माध्यम। इसमें शक नहीं कि जिन मुद्दों का जिक्र बीजेपी चुनावी मंचों से कर रही है, उसके मूल में बात दरअसल संकल्प को पूरा करने की है। और ये वो तुरुप का पत्ता है जो 3 तरीके से असरदार साबित हो सकता है। पहली बात तो ये कि बीजेपी ने जो संकल्प लिया वो पूरा किया। दूसरा, हिंदुत्व का भावनात्मक मुद्दा। और तीसरा, इससे अयोध्या के विकास मॉडल की चर्चा भी शुरू हो जाती है। यही वजह है कि चुनाव भले राज्यों के हों, लेकिन राम मंदिर का जिक्र और इसके बहाने राम और सनातन विरोधियों पर वार करना बीजेपी नहीं भूलती। खासकर उसके फायर ब्रांड चेहरे तो कभी नहीं भूलते। जो लोग हम पे हंसते थे जब राम मंदिर के आंदोलन के दौरान, कहते थे कभी कभी सपना पूरा नहीं होगा, हमने कहा देखो सब तुम्हारे ऐसे तुम बोलते रहोगे, हम इन सपनों को साकार करने में विश्वास रखते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है ना?
क्या कांग्रेस कर पाती क्या राम मंदिर का निर्माण? तो देश का मौसम भले ही अल नीनो के इफेक्ट में दिखा हो, पर 23 के चुनावी मौसम में मुद्दों के तूफान उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, फिर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी कसौटी कांग्रेस के लिए है। इसके पीछे वजह है करीब 10 साल लंबा वनवास, जिस वनवास ने राहुल गांधी तक को बदल जाने को मजबूर कर दिया। राहुल ने मोदी शाह योगी के सनातनी घेरे की काट निकाली है जातीय घेरेबंदी में। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी है। मतलब एक ही ओबीसी बचा हिंदुस्तान में, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि मैंने जाति जनगणना का सवाल उठाना शुरू कर दिया। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के मुद्दे से बनी लहर को जातीय खांचे से ही खंडित किया जा सकता है। जाति वाले पॉलिटिक्स में भावनाएं भी हैं और मोदी के विकास मॉडल से पब्लिक का ध्यान हटा देने का रास्ता भी। लेकिन सच ये है कि ओबीसी वाले मुद्दे पर राहुल गांधी और कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार मोदी से पटखनी खा चुके हैं। जब तक मेरे विरोधियों ने मुझे गाली नहीं दी, तब तक पता ही नहीं था कि मेरी जात कौन सी है। लेकिन अब मैं बहन जी का आभारी हूं, अखिलेश जी का आभारी हूं, कांग्रेस का आभारी हूं, महामिलावटियों का आभारी हूं कि अब वो खुल करके मेरे पिछड़ेपन की चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जाति वाला दांव 23-24 में भी 19 साबित होगा? और अगर कांग्रेस जातीय जनगणना को लेकर इतनी गंभीर है, तो फिर कांग्रेस ने अपनी सरकार के दौरान जातीय जनगणना रोकी क्यों थी? इसका जवाब भी कांग्रेस को देना तो होगा। यही वजह है कि इंडी गठबंधन का हिस्सा रहे अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा चुके हैं। जी, राहुल जी ने कहा एक्सरे कराएंगे समाज का, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस समय एक्सरे होना था वो एक्सरे का समय था। आज सीटी स्कैन है, एमआरआई मशीन है, बीमारी और बड़ी हो गई है। जो लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस समय, अगर उस समय ही समाधान हो गया होता तो शायद समाज में इतनी बड़ी खाई नहीं होती। कांग्रेस पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा ऐसे में? इंडिया गठबंधन आगे देखा जाएगा। एक और सच है जिसकी कसौटी पर कांग्रेस और राहुल गांधी के भाषणों को कसा जाएगा, वह है राम को काल्पनिक बताने और सनातन विरोध के मुद्दे पर चुप्पी साध लेने का पैंतरा। फिर चाहे वो उदयनिधि स्टालिन का सनातन पर दिया विवादित बयान हो, प्रियांक खड़गे की सनातन पर की गई विवादित टिप्पणी हो, या फिर डीएमके के नेता ए राजा का सनातन पर हमला। न कांग्रेस के बोल फूटे, न राहुल प्रियंका एक लफ्ज बोले। हाँ, ये अलग बात है कि तेलंगाना की जमीन पर राहुल और प्रियंका खूब बोल रहे हैं। कर्नाटक विजय के बाद दक्षिण में अपना किला मजबूत करने में जुटी कांग्रेस को उम्मीद तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स से है। यही वजह है कि राहुल और प्रियंका दोनों का सीधा हमला ओवैसी पर है। बताया ये जा रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी जी हर प्रदेश में अलग-अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं और मेरी ध्यान से सुनिए, कहीं पे 90 सीट लड़ेंगे, कहीं पे 50 सीट लड़ेंगे, कहीं पे 40 सीट लड़ेंगे। तो तेलंगाना में 9 सीट क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ पे तेलंगाना के प्रदेश में ओवैसी जी बीआरएस की मदद करते हैं और केंद्र में दिल्ली में बीजेपी की मदद बीआरएस करती है। तो इन तीनों की अच्छी सी मिली भगत है। अरे प्रियंका गांधी, ये हैदराबाद 3 मार की सरजमीन है, 3 मार की। यहाँ पे 3 मार जब शुरू हो जाता ना तो तुमको समझ में भी नहीं आएगा। प्रियंका गांधी, ये बताओ, हरियाणा में तुम्हारे शौहर
जिस पर जमीन का करप्शन का इल्जाम था, तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया रॉबर्ट वाड्रा पर कोई केस नहीं है। क्या डील हुई बताओ? तो क्या एक तरफ मुद्दा वोट बैंक का है, मोदी के सनातन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जातीय खेमेबंदी से खंडित करने का है, और दूसरी तरफ मुद्दा भारत को हिंदुत्व के सूत्र से जोड़ने का है। जो भी हो, पर एक बात तय है कि एक तरफ सत्ता पाने की बेचैनी है तो दूसरी तरफ सत्ता को बचाए रखने की चुनौती। फिर चाहे वो 2024 में देश की सत्ता के लिए होने वाला घमासान हो या 2023 के समर में खड़ा राजस्थान। वैसे तो राजस्थान में सीधे तौर पर 3 बड़े मुद्दों से बीजेपी सीएम गहलोत पर वार कर रही है, जिसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा, राज्य की कानून व्यवस्था और कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र तक है। तो राम मंदिर की चर्चा भी मंचों से की जा रही है। लेकिन सीएम गहलोत पर सीधे वार पीएम मोदी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कर रहे हैं। मैंने सुना है कि यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते, मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई? कुछ भी हो, पर 23 हो या 24, परख मोदी मैजिक की होनी है। कम से कम पक्ष की पूरी कोशिश इसी बात की है कि 2023 के चुनावों को मोदी के बरक्स रखा जाए। कांग्रेस भी बदले हुए राहुल गांधी और उनके भारत जोड़ो यात्रा वाले राग को कम छेड़ रही है। क्या इसके पीछे वजह यह है कि अगर 23 का नतीजा गड़बड़ाए तो राहुल के सिर एक और हार का ठीकरा ना आए? रही बात बीजेपी की, तो मोदी कल्ट और मोदी के रिपोर्ट कार्ड के साथ खुले मैदान में बीजेपी है। फिर चाहे वो मुद्दा विकास का हो या फिर राम मंदिर के पूरा हुए संकल्प का। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।